गांव के रहने वाले सिमर अपनी सास वंदना और पति रितेश के साथ शहर में रहती है। दिसंबर का महीना आ चुका था और ऐसे में इस बार शहर में ठंड थोड़ी ज्यादा पड़ी होती है। ये भगवान, पहली बार शहर में इतनी ठंड पड़ी है। इससे पहले इतनी ठंड तो कभी नहीं पड़ी। जा सिमर, जाकर खिड़की और दरवाजे सब बंद कर दे और ये मुआ पंखा भी, इसे भी बंद कर दे। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? अरे इसे भी कोई ठंड कहता है क्या? और आप इतना क्यों कांप रही हो? और मैं कोई पंखा या खिड़की दरवाजे बंद नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत गर्म हो रहा है। और ऐसे में अगर मैंने ये बंद कर दिया तब तो मुझे और गर्मी लगेगी। क्या कहा? तुझे गर्मी हो रही है? और नहीं तो क्या माँ जी? अरे शहर में भी कोई ठंड पड़ती है क्या? असली ठंड तो हमारे गांव में पड़ती है। आपकी तो इतनी सी ठंड में हवा टाइट भी हो गई। लेकिन अगर आप गांव चलोगे तो वहां पर आपका क्या होगा? मैं गांव जाऊंगी ही नहीं। और सुन ले, तू गांव की है, इसलिए तेरे लिए ये शहर की ठंड काफी मामूली सी है। लेकिन हम शहर के लोग हैं और हमारे लिए ये ठंड भी बहुत है। इसलिए चुपचाप जाकर खिड़की और दरवाजे सब बंद कर दे और साथ में ये पंखा भी बंद कर दे। अरे नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगी माँ जी। मैंने कहा ना आपसे कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है और मुझे ऐसे गर्मी में नहीं मरना है। अरे बेल बुद्धि, अगर तुझे गर्मी में नहीं मरना तो तेरी खातिर हम ठंड में मरे क्या? ठीक है, मर जाओ फिर। या अरे तू पक्का गांव से ही आई है ना? या फिर किसी पागल खाने से छूटी है? जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मैं जहाँ रहूंगी वहां पंखे और खिड़की तो खुले ही रहेंगे। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। हे भगवान, पता नहीं ये कैसी जबरदस्ती है। सिमर अपने काम करने लगती है और वंदना खास सबके लिए महंगे स्वेटर्स लाती है। और उन्हें देखकर सिमर गुस्सा हो जाती है। माफ करना माँ जी, लेकिन आपकी अकल सच में खास चढ़ने गई है। क्या? ये तू क्या बकवास कर रही है बहू? बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। इस मामूली सी ठंड के लिए आपने इतने महंगे स्वेटर्स लाए हैं। भला इतने फालतू के पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? ज्यादा मुंह मत चला। हमें ठंड लग रही है, इसलिए मैंने ये स्वेटर्स लाए हैं। और तू होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि मेरी अकल घास चढ़ने गई है या नहीं? नालायक कही की। और तेरे पैसे खर्च हुए हैं क्या, जो तू मुझे इतना बोल रही है? हाँ तो मेरा पति दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है और आप उसके पैसों को इस तरह फालतू के खर्चे करके बर्बाद करती हूँ। अब क्या ही बोलूं मैं आपको? बच कर सिमर, अब तेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इससे पहले कि मेरा माथा फिरे तू चुपचाप मुंह बंद करके अपने काम करने लग जा, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। वंदना की बातें सुनकर सिमर चुप हो जाती है। शादी हुए कुछ ही समय बीता होता है और अब उसे अचानक से इस शहरी ससुराल में रहते हुए बहुत ही ज्यादा बोर होने लगता है। ऐसे ही एक रोज जब वंदना सुबह से बाहर गई होती है, तभी मेरे सारे काम तो हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूं? मक्खी मारूं? लेकिन यहाँ शहर में कमबख्त कोई मक्खी भी नहीं दिखती है। शहर के बारे में मैंने हमेशा अच्छा ही सुना था और ये वैसे अच्छा भी है, लेकिन गांव का अपना मजा ही अलग है। यहाँ तो सभी लोग अपनी जिंदगी में मगन होते हैं, बस भागते जा रहे हैं। किसके लिए, किस चीज के पीछे, ये तो उन्हें खुद भी नहीं पता। सभी लोग बस यही दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। खैर, मैं एक काम करती हूँ, अड़ोस पड़ोस की औरतों को घर बुला लेती हूँ, फिर उनके साथ मस्त चाय नाश्ता करूंगी आज। फिर सिमर पड़ोसियों को घर बुलाकर शाम का चाय नाश्ता उन्हीं के साथ करती है। अरे वाह सिमर, तुम्हारे हाथ का खाना तो हम पहली बार खा रहे हैं। सच में इतना मस्त बनाती हो तुम खाना, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, और ये पराठे और ये कचौरिया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। इन पराठों पर मैंने गांव का देसी घी लगाया है,
और शादी के बाद तो मैं गांव के सारे मसाले यहाँ शहर में ही लेकर आई, फिर वही इस्तेमाल करके मैं खाना बनाती हूँ। वैसे यहाँ के दूध में तो कोई स्वाद भी नहीं है। अगर मेरा बस चले तो मैं घर के गेट पर गाय का तबेला ही बांध दूं। पर मेरी माँ जी मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगी। भले ही शहर का दूध खास ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथ से बनी हुई ये चाय बिल्कुल तुम्हारी ही तरह बहुत खास बनी है। तुम बहुत अच्छी हो सिमर। लेकिन वंदना काकी तो सबके साथ हमेशा खड़ूसी पेश आती हैं। वो किसी को भी अपने घर पर नहीं बुलाती। फिर उस दिन भले ही तीज त्योहार हो, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सिमर, और बुरा मत मानना, लेकिन वंदना काकी को तुम जैसी अच्छी बहू मिली, ये तो सच में उनके भाग ही है। पता नहीं तुम कैसे झेलती हो उन्हें, क्योंकि जितना हमें पता है वो तो हर वक्त बस चिड़चिड़ ही करती रहती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माना कि माँ जी थोड़ी सी गुस्सेल स्वभाव की है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, एकदम नारियल की तरह। बाहर से सख्त है, लेकिन अंदर से वो उतनी ही नरम है। पड़ोसी ने मस्त गप्पे लड़ाकर और खा पीकर वहां से चली जाती है। उतने में वहां पर वंदना आ जाती है और उन सबको देखकर उसका खून खोल उठता है। ये सब क्या चल रहा है सिमर बहू? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? मैं घर पर क्या नहीं थी, तो तूने तो मेरे घर को धर्मशाला बना दिया। मेरा घर? ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी तो है ना। और मुझे घर में अकेले बैठकर बोरियत महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने नाश्ता करने के लिए पड़ोसियों को बुलाया। तो इसमें मैंने क्या गलत किया? तेरे मायके वाले क्या हमें मुफ्त का राशन भेजते हैं क्या हर महीने, जो तो इस तरह सब में बांट बांट कर सारे राशन की बर्बादी कर रही है? जब भी कुछ बने तो गली मोहल्ले में बांटने लगेगी। जब मन किया तब पड़ोसियों को दावत पर बुलाएगी। अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ, तो यहाँ का एक पत्ता भी मेरे अनुमति के सिवा नहीं हिलना चाहिए। माना कि आप इस घर की मालकिन हो, लेकिन मैं भी आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ। गांव में तो पूरा गांव एक परिवार जैसा ही होता है, इसलिए मैं पूरे गांव को अपना बड़ा मायका बोलती हूँ। और वैसे ही मैं यहाँ भी सबके साथ रहने की कोशिश कर रही हूँ। सबके साथ ऐसे चल कूद कर रहना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। किसी से ठीक से बात ना करना, बस अकेले ही रहना, इन सब से ही आधी बीमारियां होती हैं। और इसीलिए ये शहर के लोग इतना तनाव में रहते हैं। जरा गांव के लोगों की तरह चीकर देखो, फिर देखना आपकी जिंदगी कितनी सुंदर बन जाएगी। अरे चुप हो जा ज्ञान की देवी, ज्यादा फालतू का ज्ञान मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने कह दिया सो कह दिया। आइंदा से गली मोहल्ले का कोई भी इस घर में नहीं आना चाहिए, और ना ही इस घर के खाने का कोई पदार्थ उनके पास जाना चाहिए। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं बाकी गांव की बहुओं की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, जो रो बिलक कर आपकी बातों में आ जाएगी। जो सही है मैं वही करूंगी, लेकिन जो गलत होता है उसके खिलाफ लड़ूंगी भी, और उसे किसी भी हाल में मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी। और आपके कहने पर मैं मोहल्ले के लोगों के साथ रिश्ता बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी। अगर मेरा मन किया तो वो लोग इस घर में जरूर आएंगे। सिमर के इस टशन को देखकर वंदना फिर एक बार गुस्सा हो जाती है। फिर रात के समय वो रितेश और उसके लिए आइसक्रीम लेकर आती है। और तभी, वाह यार रितेश, शहर में रहने का यही एक फायदा है कि यहाँ अलग अलग प्रकार के आइसक्रीम खाने मिलते हैं। ये वाली आइसक्रीम तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए मैं ऐसी 5 और लाई हूँ। कल भी खाऊंगी, दिन में भी और रात में भी। क्या? हाँ रितेश, लो ना, ये रही तुम्हारी आइसक्रीम। जितनी चाहिए उतनी खा लो। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? इतनी ठंड में ये आइसक्रीम खाने के लिए मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। तुम ही खाती बैठो इसे। और तुम्हारे दांत लोहे के बने हुए हैं क्या, जो तुम पर इस ठंड का जरा भी असर नहीं हो रहा? अरे मुझे तो यहाँ की ठंड देखकर ही हंसी आती है, और उससे भी ज्यादा हंसी मुझे यहाँ के लोगों को ठंड से कांपते हुए देखकर आती है। सच में रितेश, सबके सब पागल हो गए हैं। सभी के मन में डर है,
लेकिन असलियत में तो ये ठंड कुछ भी नहीं है। एक बार ये आइसक्रीम खाओ, ठंड में तो इसे खाने का मजा ही कुछ और है। अगर इसे नहीं खाया तो जीवन में क्या ही खाया रितेश बाबू। नहीं नहीं, तुम ही खाती रहो इसे, मैं तो सोने जा रहा हूँ। और प्लीज खबरदार, अगर बीच रात में तुमने एसी ऑन किया तो। कल रात को भी तुमने एसी ऑन कर दिया था, जिसके चलते पूरा रूम ठंडा हो गया, जिस कारण मुझे हॉल में जाकर सोना पड़ा। तो फिर एसी क्या अचार डालने के लिए लगाया है क्या? अगर इंसान को गर्मी होगी तो सबसे पहले वो एसी ही ऑन करेगा ना, थोड़ी ना जाकर गीजर ऑन करेगा वो। देखो सिमर, अगर तुम्हें गर्म होता है तो तुम जाकर फ्रिज में बैठ जाओ, या फिर ठंडे पानी से नहा लो, या फिर तुम हॉल में जाकर सो जाओ। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि रात में सोने के बाद मुझे एसी बिल्कुल ऑन नहीं चाहिए। इतना कहकर रितेश सो जाता है। फिर अगले दिन जब सिमर गांव में अपनी माँ गायत्री को वीडियो कॉल करती है, तभी अरे सिमर बिटिया, कहाँ पर है समधन जी? उनसे बात किए तो बड़े दिन हो गए हैं लाडो। अरे हाँ माँ, ये रही माँ जी। यहाँ पर आइए माँ जी, मेरी माँ का वीडियो कॉल चल रहा है, गांव से बोल रही है वो। नमस्ते समधन जी, कैसी हो आप? मैं तो एकदम अच्छी हूँ, आप कैसी हो? सब बढ़िया है। हे भगवान, वहां आपके पीछे हर तरफ ठंड का कोहरा छाया हुआ है क्या? आपके मुंह से भी बात करते समय धुआं निकल रहा है। और ऐसे में तो आपने कोई कान टोपी भी नहीं पहनी है, ना ही कोई स्वेटर, ना ही कोई मफलर। आप ऐसे कैसे रह सकती हो? आखिर किस मिट्टी की बनी हो आप? हाँ समधन जी, गांव में तो बस अभी ठंड शुरू ही हुई है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे जाकर बहुत बढ़ेगी ये ठंड, तभी मैं स्वेटर और शॉल पहनूंगी। अभी तो हम सब काम में ही लगे रहते हैं, उसी में बहुत मेहनत हो जाती है कि हमें ठंड महसूस ही नहीं होती। आप बताइए, वहां की ठंड का क्या हाल है? यहाँ तो इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ी है। शहरों में अक्सर इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन इस साल ठंड ने रुख ही बदल दिया है। इसलिए मैं तो घर पर स्वेटर और मोजे पहनकर ही रहती हूँ। अरे माँ, अब आप ही बताओ इन्हें कि यहाँ की ये ठंड तो कुछ भी नहीं है, और इतनी सी ठंड में इनका ये हाल हुआ है। सिमर बिल्कुल सही कह रही है समधन जी। आप हमारे यहाँ पर कभी रहने के लिए आइए, तब आपको समझ आएगा कि आखिर ठंड क्या होती है। दूर से ही हाथ जोड़ती हूँ, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ठंड में गाँव बिल्कुल नहीं आऊंगी। खुद से ही मौत को कोई बुलावा देता है क्या भला? क्या आप भी समधन जी, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ऐसे ही एक रोज बाजार में आई गाजर को देखकर सिमर को हलवा खाने का बहुत मन करता है, और वो ढेर सारी गाजर लाकर उसे कद्दूकस करने लगती है। हे भगवान, इतनी सारी गाजर! अरे ओ अकल की अंधी, इतनी गाजरों का क्या करेगी तू? अचार डालूंगी माँ जी। क्या? क्या अब भी माँ जी, क्या बोल रही हूँ? गाजर है तो इसका हलवा ही बनाऊंगी ना। और ये गाजर का हलवा तो साल में केवल एक ही बार बनता है, वो भी ठंड के मौसम में। और मेरे बड़े मायके में, यानी गांव में, हम सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठा होकर गाजर का हलवा बनाते हैं, और वो हलवा पूरे गांव में बांटा जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी मैं ढेर सारा हलवा बनाकर उसे पूरे मोहल्ले में बांटूंगी। क्या कहा? बाप रे, मुझे हार्ट अटैक दिलाने का इरादा है क्या तेरा? अगर तू पूरे मोहल्ले में हलवा बांटेगी तो गैस, घी और चीनी सब कुछ कितना बर्बाद होगा। नहीं नहीं, तू गाजर का हलवा नहीं बनाएगी, और ये सारे गाजर अभी के अभी जाकर उस सब्जी वाले को वापस कर दे। ये एक शहर है, और मैं तुझे यहाँ पर अपना दूसरा गांव बसाने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर तू वो करने लगी तो हमें कंगाल होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर गांव जाना पड़ेगा। माँ जी, आपको हर चीज में इतना नाटक क्यों करना होता है? और ये हलवा थोड़ी ना हर रोज बनाया जाता है, साल में एक ही बार तो बनता है। या तो आपने मुझे ठीक से ठंड के मजे भी लेने नहीं दिए। जब देखो तब ये मत करो वो मत करो।
बस यही आता ही आपको। चाहे कुछ भी हो जाए माँ जी, लेकिन ये गाजर का हलवा तो बनकर ही रहेगा। मैं भी देखती हूँ कौन सा माई का लाल रोकता है मुझे। क्या सिमर गाजर का हलवा बना पाएगी? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रितु की नई नई शादी हुई होती है। एक रोज जब वो अपनी अलमारी साफ कर रही होती है, तभी वहां पर उसकी छोटी ननंद ईशानी आ जाती है। अरे वाह भाभी, आपका ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। सच में आपके फैशन को तो मानना पड़ेगा। थैंक यू ईशानी। आपके पास तो कितने सारे कमाल के ड्रेसेस हैं। और एक मैं हूँ, बिल्कुल झल्ली, कुछ भी ढंग का नहीं है मेरे पास। अरे तो इसमें निराश क्यों होती हो? मेरे कपड़े तुम्हारे ही कपड़े हैं ना। तो तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो तो मुझसे बेझिझक होकर मांगना। क्या? सच में? हाँ ईशानी। ठीक है फिर। भाभी, ये पिंक वाली ड्रेस आप मुझे दे दीजिए। आज शाम को मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी है ना, तो मैं ये वाली ड्रेस पहनकर जाऊंगी। कोई बात नहीं ईशानी, लेकर जाओ और इसे पहनकर सुंदर सुंदर फोटोज भी खींचना। यस भाभी, थैंक यू सो मच। फिर ईशानी वो पिंक ड्रेस लेकर जाती है। लेकिन अगले दिन जब वो रितु को वो ड्रेस लौटाती है, तभी, हे भगवान, ये क्या हालत कर दी है तुमने मेरे ड्रेस की। सॉरी भाभी, वो पार्टी खत्म होने के बाद जब मैं घर आने के लिए निकली ना, तभी चलते चलते गिर गई और ये ड्रेस थोड़ा सा फट गया। अरे क्या ईशानी, तुम भी ये क्या करती रहती हो? ऐसे कैसे चलते चलते गिर गई तुम? पता नहीं भाभी, लेकिन मैंने सच में कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। अब इस ड्रेस का कुछ भी नहीं हो सकता। पर ये ड्रेस मेरी सबसे पसंदीदा ड्रेस थी। लेकिन अब खैर छोड़ो, रितु को बहुत बुरा लगता है। फिर एक सुबह जब वो ईशानी के कमरे में दूध लेकर जाती है, तभी, अरे ईशानी, ना जाने ये अब कहाँ पर चली गई। जरूर आंगन में बैठकर फोन पे गप्पे लड़ा रही होगी। जरा कमरे की हालत तो देखो, हर तरफ बस गंद फैला के रखी है। इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी अपना कमरा साफ नहीं रखती। ऊपर से ये माँ जी, उन्होंने तो उसे और सर पर चढ़ा के रखा है। दोनों भी माँ बेटी एक जैसी ही है। उतने में वहां पर रितु की सास चंदा आ जाती है। बहू, ओ तेरे, माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अरे ये तो क्या बोल रही है और माफी क्यों मांग रही है? चलो अच्छा है, लगता है माँ जी ने कुछ भी नहीं सुना। अरे ओ बेवकूफ, मैं तुझसे बतिया रही हूँ। ध्यान कहाँ पर है तेरा? कहीं नहीं माँ जी, वो मैं कुछ और ही सोच रही थी और कुछ और ही बोल बैठी। तू तो एकदम पागल है। अच्छा, मैं तेरे पास ये कहने आई थी कि शाम में घर पर मोहल्ले की सारी औरतें आ रही है। इस बार हमारी किटी पार्टी अपने ही घर होने वाली है। अच्छा, तो पार्टी करनी है आपको? कीजिए ना फिर, किसने रोका है आपको? अरे गधेड़ी, मैं यहाँ पर तुझसे कोई अनुमति लेने नहीं आई हूँ, तुझे हुक्म देने आई हूँ कि जल्दी से शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दे। पर माँ जी, अभी तो मुझे आपकी लाडली बेटी ईशानी का कमरा साफ करना है। जरा देखिए तो, कितना गंदा करके रखा है। वो खुद तो कुछ भी साफ नहीं करती। अरे वो बेचारी पढ़ाई करके थक जाती है, उसे ढेरों चीजें पढ़नी होती है। लेकिन तुझे क्या काम होते हैं? घर के काम ठीक से निपटा ले, वही बहुत है तेरे लिए। क्या? चल, अब ज्यादा नखरे मत दिखा और जो कहा है वही कर। ये कमरा तो बाद में साफ कर लेना। ठीक है माँ जी। रितु की और दो नंदे भी होती हैं। मझली ननंद काव्या, जिसकी शादी कुछ महीनों पहले ही हुई होती है, और बड़ी ननंद अपूर्वा, जिसे एक छोटा बेटा होता है। फिर रात में खाने के समय, ये लो निहार, और सब्जी दूं? अरे नहीं बाबा, बस हो गया मेरा। सब्जी वाकई में बहुत स्वादिष्ट बनी है। क्यों माँ? कुछ भी,
इतनी भी कुछ खास नहीं बनी है, ठीक ही बनी है। अरे ईशानी, तुम भी खाना शुरू करो ना, तुम्हारी थाली में भी परोस दिया है मैंने। नहीं भाभी, मुझे दाल चावल और सब्जी रोटी नहीं खानी है। तो फिर? भाभी, एक काम करो, मेरे लिए पास्ता बना दो। मुझे पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या कहो? अरे तेरे कानपुर में क्या हड़ताल हो रही है क्या? पास्ता कह रही है, पास्ता। जा अब, जल्दी से बना कर ला। लेकिन ईशानी, अगर तुम्हें ये खाना ही नहीं था तो तुम मुझे पहले ही बता देती ना। शाम को मैंने तुम्हारे सामने ही माँ जी से आज के मेनू के बारे में पूछा था, तब तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? हाँ भाभी, जानती हूँ मैं, पर अब मेरा ये खाने का मन नहीं है और अभी मुझे पास्ता खाना है। लेकिन ईशानी, अभी कुछ देर पहले ही मैंने पूरी रसोई साफ की है और अभी तुम्हारे एक पास्ता के लिए मुझे वापस रसोई में काम करना पड़ेगा और पूरी रसोई वापस साफ करनी होगी। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरा अभी पास्ता बनाने का मन नहीं है तो चलेगा क्या तुम्हें? नहीं ना? अरे नालायक, तू इस घर की बहू है और इस घर के हर एक सदस्य की देखरेख करना ये तेरा कर्तव्य है। इसलिए ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर और जाकर मेरी बेटी के लिए जल्दी से पास्ता बना। बड़ी आई जबान चलाने वाली। अब रितु गुस्से में पास्ता बनाने लगती है। यहाँ तो मैं एक ही ननद से परेशान हो गई हूँ और अच्छा ही है जो मेरी शादी के पहले मेरी बाकी दो नंदों की शादी भी हो गई, वरना अगर इस बेवकूफ ईशानी की तरह वो दोनों भी यहाँ पर रहती तब तो मैं पागल ही हो जाती। फिर अगले दिन ईशानी का कमरा साफ करते समय रितु को एक लव लेटर मिलता है जिसे पढ़कर वो हैरान हो जाती है। मंगेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज गुस्सा छोड़ दो ना और मुझसे बात करो, मुझे अनब्लॉक कर दो। सॉरी बाबा, मैं ये प्यार की चिट्ठी तुम्हारी स्कूटी पर छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन अब यही एक जरिया है तुम तक पहुंचने का। तुम्हारी प्यारी ईशु। लव यू मेरे मंगिया। हे भगवान, ये सब क्या है? इसका मतलब ईशानी का किसी मंगेश से चक्कर चल रहा है। उतने में वहां पर ईशानी आती है और वो रितु के हाथ में लेटर देखकर घबरा जाती है और वो उससे वो लेटर छीनकर फाड़कर फेंक देती है। देखो ईशानी, अब झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत, सच सच बताना, कौन है ये मंगेश? क्या मंगेश? मैं किसी भी मंगेश वंगेश को नहीं जानती भाभी, ऐसे कुछ भी सवाल मत पूछिए मुझसे। झूठ मत बोलो ईशानी, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है वो लेटर जो तुमने अभी अभी फाड़कर फेंक दिया। मैं माँ जी नहीं हूं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता और तुम उसी बात का फायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ बना रही हो। भाभी यार, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आजकल तो आप मुझसे बस चिल्लाकर या गुस्सा करके ही बात करती हो। आखिर किस बात की खुन्नस निकाल रही हो आप? और ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? अरे पर ईशानी और रितु की आवाज सुनकर चंदा वहां पर आ जाती है। अरे क्या हुआ है? इतना भोकाल क्यों मचाया हुआ है? आपकी लाडली बेटी किसी लड़के को लव लेटर लिखती है और आज इसका लव लेटर मेरे हाथ में आ गया जो इसने तुरंत फाड़कर फेंक भी दिया। क्या? अरे निकम्मी, कॉलेज पढ़ने जाती है या ये सारी फालतू हरकतें करने जाती है? बेशरम कहीं की। अरे माँ, आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सच में मैंने किसी भी लड़के को लव लेटर नहीं लिखा है। भाभी तो झूठ बोल रही है। क्या? लेकिन मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? नहीं माँ जी, इसके चिकनी चुपड़ी बातों में आने की भूल मत करना। बस कीजिए भाभी, माना कि मेरे कारण आपका काम बढ़ गया और आपका ड्रेस भी खराब हुआ, आपको दोबारा से रसोई भी साफ करनी पड़ी, लेकिन इन सब का बदला आप ये झूठ बोलकर क्यों ले रही हो? क्या? और नहीं तो क्या माँ, भाभी मुझे आपसे डांट पड़वाना चाहती है, इसीलिए ये झूठी कहानी बना रही है ताकि आप इन पर विश्वास करो और मेरी बैंड बजाओ। और माँ, अगर मेरे जीवन में कोई भी लड़का आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की पसंद का होगा और मैं ऐसी कोई हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बाप रे,
एक्टिंग करने के लिए तो तुम्हें ऑस्कर मिलना चाहिए ईशानी। वाह, क्या एक्टिंग करती हो तुम। बस कर बहू, जो मन में आए बोले जा रही है तू, और मेरी बेचारी बेटी पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। मुझे अपनी तीनों बेटियों पर पूरा विश्वास है कि ये तीनों कभी गलत राह पर चल ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी परवरिश मैंने की है। अरे तेरे मायके वालों ने तो तुझे कोई अच्छी परवरिश नहीं दी, और इसीलिए तू ये सारा तमाशा कर रही है। अरे नहीं माँ जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। अरे ऐसा ही है, और खबरदार, जो मेरी इस फूलसी बेटी पर फिर से कोई झूठा आरोप लगाया तो। शुक्रिया माँ, मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। रेतु का गुस्सा अब सातवें आसमान पर होता है, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बोलती। सच को चाहे कितना भी छुपा लो, लेकिन एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। मैं अभी तो इस ईशानी के बॉयफ्रेंड का पता नहीं लगा पाई, लेकिन जल्द ही लगा कर रहूंगी। ये ईशानी तो अभी सिर्फ 12वीं में है, ऊपर से ये जमाना कितना खराब है। बस वो लड़का कोई गलत ना हो। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, और रेतु की छोटी ननंद उसका जीना और दुश्वार करती है। फिर एक दिन अचानक से रेतु की दूसरी ननंद अपना सामान लेकर आती है। अरे काव्या दी, आप? हाँ ईशानी, मेरी गुड़िया रानी। अरे वाह काव्या बेटा, तू यहाँ पर, वो भी इतने सामान के साथ। क्या हुआ बेटा, तेरे ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? तूने इतना सारा सामान क्यों लाया है? ओफो माँ, घबराइए मत, मेरे ससुराल में सब ठीक है। बस ऋषभ कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। बाहर? हाँ माँ, काम के सिलसिले में। इसलिए मैंने ये सोचा कि जब तक ऋषभ वापस ना आ जाए तब तक मैं यहाँ पर रहने आ जाती हूँ, और वो आने के बाद वापस चली जाऊंगी। हे भगवान, पहली वाली मुझे कम सर दर्द देती थी क्या, जो अब तूने दूसरी वाली भी भेज दी। अरे भाभी। हाँ काव्या दी, बोलिए ना, मेरे लिए थोड़ी कॉफी बना कर लाओ ना। हाँ दी, अभी बना कर लाती हूँ। काव्या अपने मायके में आकर दिन भर आराम फरमाती है, जिसके कारण रितु अब और परेशान हो जाती है। अरे क्या तू भी ईशानी, जल्दी चल, वरना हमें मूवी के लिए लेट हो जाएगा। अरे हो गया दी, बस लिपस्टिक लगा रही थी। अच्छा चलो, निकलते हैं अभी। माँ जी तो इन दोनों को बराबर घूमने भेजा करती है, लेकिन बस मुझसे ही किसी नौकरानी की तरह काम करवाती रहती है। एक चाय का कप तक ये दोनों रसोई में उठाकर नहीं रख पाती। रितु का अपनी भाभी सोनाक्षी के साथ काफी अच्छा बॉन्ड होता है, और वो अब उसे ही कॉल करके अपना सारा दुखड़ा सुनाती है। ओ गॉड, तेरी तो दोनों भी नंदों ने तेरे नाक में दम करके रखा है। मैं तो कह देती हूँ कि तू उनकी ज्यादा सेवा मत कर। जो जो काम जरूरी होता है वही निपटा कर अपने कमरे में चली जाना। अरे तू जितनी उनकी सेवा करेगी उतना ही वो दोनों तेरे सर पर चढ़कर नाचने लगेगी। अरे मैं चाहूँ तो ये भी कर लूँ भाभी, पर मेरे ये ससुराल वाले इतने बेशरम लोग हैं कि अगर इन्हें मुझसे कुछ काम होगा तो ये लोग तो मुझे नींद से उठाकर भी वो काम करवा कर ही मानेंगे। बाप रे। हाँ ना भाभी, मैं तो यहाँ पर बुरी तरह फंस चुकी हूँ। देखो रितु, अगर पानी सर के ऊपर चला जाए तो किसी का कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और तभी जाकर ये सारे लोग ठिकाने पर आ जाएंगे। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर एक रात जब रितु नींद से उठकर खिड़की की तरफ देखती है तभी, और ये क्या, कितनी रात हो चुकी है, लेकिन ये दोनों चुड़ैल यहाँ पर क्या कर रही है? काव्या और ईशानी दोनों ईशानी के बॉयफ्रेंड मंगेश से मिलती है, जो उनके ही मोहल्ले में आया होता है, और ये सब रितु खिड़की से देख लेती है। हे भगवान, इसका मतलब काव्या को भी ईशानी और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ पता है, और वो इन सब में उनका साथ दे रही है। लेकिन ये मंगेश तो दिखने में एकदम गुंडे जैसा लग रहा है। वाह, क्या पसंद है ईशानी की। उस दिन तो माँ जी बहुत बोल रही थी कि मेरे ही मायके वालों ने मुझे अच्छी परवरिश नहीं दी, लेकिन खुद की बेटी उन्हें नहीं दिखती। पर मैं हूं ना, अभी उन्हें नींद से उठाकर बाहर लेकर जाती हूँ और दिखा देती हूँ उन्हें भी कि उनकी परवरिश क्या रंग लाई है।
रितु अब चंदा के कमरे में जाकर उन्हें उठा देती है। अरे क्या है, क्यों उठा दिया तूने मुझे नींद से? माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मुझे अभी आपको कुछ दिखाना है। चलिए मेरे साथ। अरे क्या दिखाना है? अरे चलिए तो माँ जी, बाद में आपको सब पता चल जाएगा। ईशानी का बॉयफ्रेंड मंगेश काव्या और ईशानी से बात कर ही रहा होता है। और काव्या दीदी, सब ठीक ना? हाँ मंगेश, तुम बताओ। एकदम फर्स्ट क्लास। अपन को क्या होने वाला है? अपन टेंशन लेता नहीं है, देता है। क्या? वो तो है, क्योंकि टेंशन तो तुम मेरी छोटी बहन को भी बहुत देते हो। अरे जरा प्यार से रहा करो, ये बेचारी तो तुमसे बहुत प्यार करती है। अरे सॉरी ना, क्या तू भी इशू? अरे तेरा ये मंग्या भी तेरे से बहुत प्यार करता है, काय को टेंशन लेती है तू? झूठ मत बोल मंग्या, और ज्यादा बन मत। मैं सब जानती हूँ कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। अरे हर 2 दिन में मेरा दिल दुखाता रहता है तू। अरे बाबा, अब मैं कान पकड़ लूं क्या अपने, या फिर उठक बैठक करूं 100 बार? तू जो बोलेगी अपन वो करेगा। बोल जल्दी। बस, कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में काव्या की नजर घर के दरवाजे पर जाती है। अरे बाप रे, वो देखो, माँ और रितु यहीं पर आ रही है। क्या? अल्लाह, चल में कल्टी मारता है। लव यू, ध्यान रखना अपना। हाँ मंग्या, लव यू टू बाबू, तू भी अपना ध्यान रखना। फिर मंगेश वहां से फौरन नोतो क्यारा हो जाता है, जिसके बाद चंदा और रितु वहां पर पहुंच जाते हैं। इतनी रात को तू मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई है बहू? क्योंकि ये दोनों बाहर आई है? अरे नहीं माँ जी, बात कुछ और है। मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा था कि ये दोनों मंगेश से बात कर रही थी। वो यहाँ पर हमारे मोहल्ले में अपनी बाइक पर आया था। क्या? आप तो कुछ भी बोल रही हो भाभी, मुझसे यहाँ पर मिलने कोई नहीं आया था। अरे मैं और दी तो बस वॉक करने आए थे बाहर। काव्या दी, आप ही बताओ इन्हें अब। हाँ रितु, हम तो यहाँ पर बस वॉक करने आए थे, लेकिन तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बस कीजिए काव्या दी, झूठ मैं नहीं बोल रही, बल्कि आप दोनों बोल रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। माँ जी, मैंने कहा था ना, उस दिन भी ईशानी के कमरे से वो लेटर मिला था। उस पर इसने अपने बॉयफ्रेंड का नाम भी लिखा था, और वो उसे मंग्या कहकर पुकारती है। और वो लेटर तो उसने उसी दिन फाड़ कर फेंक दिया था, और ऊपर से मुझे झूठा ठहराया। और आज भी ये दोनों वही कर रही है। बस कीजिए भाभी। अरे उस दिन तो मैं अकेली थी, लेकिन आज तो मेरे साथ दी भी है। तो काव्या दी झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि काव्या दी तुम्हारी बहन है, और वो तुम्हें इन सब में साथ देकर बहुत गलत काम कर रही है। अरे वो लड़का तो दिखने में एकदम गुंडे जैसा है। माँ जी, मैं निहार की कसम खाकर कहती हूँ, आप चाहो तो मैं मेरी माँ की कसम भी खा सकती हूँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, ये काव्या दी और ईशानी आपसे झूठ बोल रही है। बस कर बहू, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। अरे तू मेरी बेटियों को मेरी नजरों में गलत साबित करना चाहती है, लेकिन झूठी तो तू है, नालायक कहीं की। ऊपर से अपनी माँ और मेरी बेटी की झूठी कस्में खाकर उनकी जान भी तो खतरे में डाल रही है। अरे एक पल के लिए तो मैं ईशानी पर विश्वास करने के लिए 100 बार सोचूंगी, लेकिन इस काव्या पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये लड़की कभी झूठ नहीं बोल सकती। पर माँ जी, मैंने कहा ना, बस अब बहुत हुआ। अगर आइंदा से तूने मेरी बेटी के बारे में ऐसा वैसा कुछ भी कहा या मुझे भड़काने की कोशिश भी की, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ऊपर से मेरी नींद की तूने ऐसी की तैसी करके रख दी है, बेवकूफ कहीं की। अब चलो अंदर। रितु बहुत हैरान हो जाती है, और वो ये सारी बातें ऊपर जाकर निहार को बताती है। क्या यार रितु, क्यों दिमाग की दही कर रही हो? एक तो दिन भर किसी बेल की तरह मेहनत करो, और रात में नींद खराब करने के लिए तुम आ जाती हो। देखो, बेवजह उस ईशानी पर शक मत करो। चुपचाप तुम भी सो जाओ, और मुझे भी सोने दो। गुड नाइट। लेकिन निहार, कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहा। खैर, मुझे क्या, जो गलती करेगा वही भुगतेगा।
अब तक तो मैं ईशानी का भला चाह रही थी, लेकिन जिसका करो भला वही पकड़े गला। तो छोड़ो, मैं अब से उस पर ध्यान ही नहीं दूंगी। रितु अब अपनी दोनों नंदों से काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि दोनों की दोनों दिन रात आराम ही फरमाती हैं। फिर एक रोज, चलो अच्छा है, आज तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि काव्या दी सबके लिए नूडल्स बना रही है। लेकिन रसोई में जाने के बाद, हे भगवान, ये मेरी ही रसोई है ना, या फिर मैं किसी और की रसोई में आ गई हूँ। एक दिन में ही काव्या दी ने पूरी की पूरी रसोई बिगाड़ दी है, सारा सामान इधर उधर कर दिया है। ऊपर से उन्होंने कितनी गंदगी फैलाई है। मैंने तो सोचा कि आज मैं आराम करूंगी, लेकिन मेरी इस नालायक ननद ने मेरा काम तो और बढ़ा दिया। रितु अब पूरी रसोई को साफ करती है और उसके बाद रात में, रितु, कल मुझे छुट्टी है, तो मैं सुबह देर से उठूंगा। चलो ना, हम बाहर जाकर एक राउंड मार कर आते हैं। अरे बाबा, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि आज मेरी बैटरी पहले ही डाउन हो चुकी है और ये सब कुछ काव्यादि के कारण हुआ है। अब इसमें काव्यादि का क्या कसूर है? उल्टा उन्होंने तो 2 घंटे तक मेहनत करके टेस्टी नूडल्स बनाए थे। अरे 2 घंटे लगाकर कोई नूडल्स बनाता है क्या? एक तो इतने से काम के लिए इतने सारे घंटे लगा दिए, ऊपर से रसोई गंदी की वो अलग बात। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद उन्होंने कोई सफाई भी नहीं की, इसलिए मेरा 2 घंटे का काम और बढ़ गया। पूरी की पूरी रसोई मुझे ही साफ करनी पड़ी। और अब अगर मैं कुछ बोलूंगी तो माँ जी तो फिर से मुझे ही सुना देगी। अरे बाबा, अब काव्या दी हर रोज तो नहीं आती ना, कभी कभार ही आती है। अब जाने भी दो ना। अरे चुप रहो तुम्हें तो बस अपनी बहनें ही दिखाई देती है, बेबी की तो कुछ पड़ी ही नहीं है तुम्हें। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम तो रहने ही दो, ज्यादा नाटक मत करो। इतना कहकर रितु सो जाती है। फिर अगले दिन, जब काव्या सबसे बड़ी बहन अपूर्वा और उसके बेटे क्रिश के साथ बात कर रही होती है, तभी, अरे वाह क्रिश बेटा, कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है तुमने। ऐसे ही पढ़ाई में भी ध्यान देना, क्योंकि खेल कूद और ड्राइंग ही सब कुछ नहीं होता। हाँ मौसी, चलो बाय, मैं जा रहा हूँ, मेरा कार्टून शुरू होने वाला है ना अभी। अच्छा बाबा, ठीक है, बाय। और बता काव्या, बाकी सब कहाँ है? ईशानी तो कॉलेज गई है, माँ मंदिर गई है, निहार ऑफिस गया है और रितु शायद छत पर कपड़े सुखा रही है। अच्छा, अब मायके गई है तो अच्छे से आराम कर ले, क्योंकि जब तू अपने ससुराल जाएगी तब वापस तेरा वही रूटीन शुरू हो जाएगा। हाँ दीदी, आपने सही कहा। वैसे ईशानी और मैं आपको बहुत मिस करते हैं। काश आप भी यहाँ पर होती, तो हम तीनों मिलकर कितना अच्छा वक्त गुजारते। वो तो है यार, पर अब मैं भी क्या करूं? क्रिश की स्कूल है, वरना मैं आ जाती वहां पर। हाँ दीदी, सो तो है। और कैसी है नई नवेली रितु? ठीक ही है। अब क्या ही बताऊँ आपको। क्यों, क्या हुआ है? अरे छोड़ो ना दी, बाद में बताऊंगी आपको, जब आप मिलोगी मुझसे। अच्छा बाबा, ठीक है। दोनों बहनों में हो रही है बातचीत, रितु चुपके से सुन लेती है। मुझे तो पहले यही लगा था कि यह ईशान ही सबसे नालायक है, पर यहाँ पर इन दोनों की बातें सुनकर तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये दोनों तो उससे भी ज्यादा नालायक है। सामने से कुछ और बनती है और पीठ पीछे कुछ अलग ही बनती है, दोगली कही की। फिर एक रोज रितु जानबूझकर दोपहर में किसी को बिना बताए सोनाक्षी के साथ बाहर कैफे चली जाती है। पर तुम किसी को कुछ बताकर क्यों नहीं आई? नहीं भाभी, अब क्या बताना उन लोगों को। एक तो दोनों नंदों ने मुझे सिरदर्द दे के रखा है, और ऊपर से मेरी वो चांडाल सास, वो दिमाग खाती है, वो अलग बात है। माँ और पापा ने तो मेरी एक गलत घर में शादी करा दी है। मुझे तो शुरुआत से ही तुम्हारी सास ठीक नहीं लग रही थी। और तो और वो निहार भी बस अपनी माँ का ही पक्ष लेता है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। क्या मैं घर वालों से इस बारे में बात करूं? नहीं भाभी, अगर माँ पापा और कपिल भाई को इस बारे में कुछ भी पता चला
तो वो तीनों खामखा परेशान हो जाएंगे, जो कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। पर रितु, तुम परेशान हो और ये बात तो उन्हें पता चलनी ही चाहिए ना। हाँ, मैं परेशान हूँ भाभी, पर उम्मीद है कि मेरे नालायक ससुराल वाले एक ना एक दिन सुधर जाएंगे। और अब तो बस शुरुआत है, आगे देखती हूँ ना, सब वैसा ही रहता है या कुछ बदल भी जाता है। देखो रितु, जो कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को खुश रखो। जहाँ तुम्हारी खुशियाँ दाव पे लगे, वहां रहकर कोई फायदा नहीं है। हाँ भाभी, आपने सही कहा। और रही बात मेरी, तो मैं तुम्हारे लिए हर समय उपलब्ध हूँ। कोई भी बात हो, मुझे बेझिझक होकर कहना। हाँ भाभी, एक आप ही तो हो, मेरी फायर ब्रिगेड। आप ही मेरी जिंदगी में लगी हुई आग को बुझाती हूँ। और आपसे बात करके मेरा दिमाग बहुत शांत होता है। अरे, एक तरफ हम दोनों ननंद भाभी हैं, जो एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं, और एक तरफ मेरी नंदे हैं, जो एकदम जहरीली हैं। चलो अब छोड़ो ये सब, और हम दोनों कुछ खा पी लेते हैं। और हाँ, यहाँ से सीधा बाजार जाएंगे, क्योंकि आज वहां पर सेल लगी है, और कुछ अच्छा मिला तो खरीद भी लेंगे। क्यों? हाँ भाभी, ये प्लान तो एकदम मस्त है। रितु सोनाक्षी के साथ अच्छा समय बिताती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। लेकिन घर आने के बाद, कहाँ पर थी तू बहू? बिना बताए कहाँ चली गई थी तू? अरे माँ जी, अब मुझे हर कोई काम करने से पहले आपकी अनुमति लेनी होगी क्या? रितु, माँ के साथ तमीज से पेश आओ। मैं तमीज से ही पेश आ रही हूँ दी। अब क्या मुझे बाहर जाने से पहले भी आपसे पूछना होगा क्या? हद है। अरे, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कोई काम आधा अधूरा छोड़कर गई थी। सारे काम निपटा कर ही तो गई थी ना मैं बाहर। देख रही है ना तू काव्या, कैसे कैंची की तरह चलती है इसकी जुबान, बेशरम कहीं की। अरे, आप लोगों से तो बात करना ही बेकार है माँ जी। मैं तो अपने कमरे में फ्रेश होने जा रही हूँ। इतना कहकर रितु अपने कमरे में चली जाती है। ये सब क्या था माँ? आप इसे अभी से काबू में रखो, कहीं ये लड़की हाथ से फिसल ना जाए, क्योंकि मुझे इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। वही तो, मैंने सोचा था कि अपूर्वा दी और काव्या दी तो अपने अपने ससुराल चली गई है, तो जब मेरी भाभी आएगी तो मैं उनके साथ एकदम अपनी बहनों की जैसी रहूंगी। लेकिन यहाँ तो मेरी भाभी ही मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। ना जाने कहाँ से पसंद कर लिया आपने ऐसी नक्चड़ी बहू। लेकिन अब देखना, मैं इसे इतना काबू में रखूंगी कि ये मुझसे बात करने से पहले 100 बार सोचेगी। बहुत हो गया इसका नाटक। हाँ माँ, और आप अगर ऐसा ही करोगी तभी जाकर रितु की अकल ठिकाने पर आएगी। अब काव्या और ईशानी मिलकर चंदा के मन में रितु के प्रति बुरी बुरी बातें भरने लगती हैं, जिससे चंदा का स्वभाव रितु की तरफ अब और भी ज्यादा सख्त होने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब रितु बाजार से घर लौट रही होती है, तभी वो मंगेश को किसी और लड़की के साथ कपल पार्क में देखती है। बाप रे, ये तो मंगेश है, ईशानी का बॉयफ्रेंड। लेकिन ये तो यहाँ कपल पार्क में किसी और लड़की को फूल दे रहा है। इसका मतलब ये ईशानी को धोखा दे रहा है। मुझे तो इसमें पहले से ही गड़बड़ लग रही थी। पर अब मैं क्या करूं? मैंने तो तय कर लिया था कि मैं अब इन सब में नहीं पड़ूंगी। पर ईशानी को ये बात बतानी भी उतनी ही जरूरी है। एक काम करती हूँ, इसका फोटो खींचकर ईशानी को दिखाती हूँ, वरना वो लड़की मेरी कोई बात नहीं मानेगी। रेतु अब बैग में से फोन निकालती है, और तभी ओ नो, मेरे फोन की बैटरी को भी अभी 1.5 होना था क्या? खैर, मैं अभी जाकर ईशानी को सारा सच बता देती हूँ। रेतु अब फौरन घर चली जाती है। अरे माँ जी, ईशानी कहाँ पर है? ईशानी और काव्या दोनों छत पर है, फोटोशूट कर रही है। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं अभी आती हूँ। फिर रेतु छत पर चली जाती है। अरे ईशानी, तुम यहाँ पर फोटोशूट कर रही हो और वहां पर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड मंगेश कपल पार्क में किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। अरे मैंने खुद देखा है उसे, वो तो किसी और लड़की को फूल दे रहा था। क्या? अब ईशानी तुरंत वहां से भागती है। अरे ईशानी, रुक तो,
कहाँ जा रही है तू? देखा, उस रात तो आप दोनों मुझे झूठा ठहरा रही थी, लेकिन आज मंगेश की ये खबर सुनकर कैसे दौड़ी चली गई है उसकी ये दीवानी। देखा ना आपने? अरे हटो यहाँ से। काव्या भी अब वहां से चली जाती है और वो भी ईशानी का पीछा करती है। मेरा काम था कि ईशानी को सच बताकर उसे चौकन्ना ना करना, पर मुझे अब पूरी उम्मीद है कि इस बार मंगेश का सच जानकर ईशानी उसके साथ सारे नाते तोड़ देगी और अब से वो अकेले ही रहेगी, क्योंकि वो लड़का बिल्कुल सही नहीं है। अब ईशानी कपल पार्क पहुंचती है और वहां पर मंगेश को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। अरे ईशु, तू इधर? धोखेबाज, बेवफा, बुज़दिल! अरे सत्यानाश हो तेरा मंगिया! इतना कहकर अब ईशानी मंगेश को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।